हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। अभी हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जो 2023 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले 2024 वाले क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप फिजिक्स के रिवीजन बैच में जाकर देख सकते हैं, सारे आपके वीडियो अवेलेबल है। चलिए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बात किया जा रहा है संधारित्र के बारे में कि संधारित्र जो होता है उस पर कुल आवेश कितना होता है। जो संधारित्र होता है उस संधारित्र पर कुल आवेश का मान कितना होता है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि संधारित्र का बनावट होता कैसा है। संधारित्र का बनावट होता कैसे है, तो बात करते हैं संधारित्र का। तो संधारित्र के समांतर प्लेट संधारित्र को ही हम लोग संधारित्र कहते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन हम लोग समांतर प्लेट ही मान के चलते हैं। तो समांतर प्लेट यहाँ पर आमने सामने समांतर प्लेट रख दिया जाता है, ठीक है। और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसी को हम लोग इस सिस्टम को क्या कहते हैं, संधारित्र के नाम से जानते हैं। अगर संधारित्र का बात करते हैं तो ये संधारित्र की जो प्लेट लगाते हैं, इसका प्लेट का कुछ एरिया होता है, उसको ये दोनों प्लेट का समान एरिया होता है। और दोनों प्लेट का अगर दूरी कितना, तो दोनों प्लेट का दूरी अगर डी है तो इस संधारित्र का जो धारिता होता है, जिसको हम लोग सी से दिखाते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी हो जाता है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ये संधारित्र की धारिता को दर्शाता है। ये क्या है, धारिता है। तो धारिता का तो ए क्या है, तो इसका प्लेट का क्षेत्रफल है, ए डी क्या है, तो दोनों के बीच की दूरी होता है, ठीक। ये चीजें ध्यान में रखना है सभी को। अब यहाँ बात किया जा रहा है संधारित्र का एक और फॉर्मूला होता है, अगर इसका विभवांतर भी है, अगर इसका विभवांतर भी है और इस पर क्या होता है कि एक प्लेट पर प्लस चार्ज होता है और एक पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो इस पर प्लस क्यू होता है और इस पर माइनस क्यू होता है, ठीक। तो अगर आवेश क्यू है तो सी का जो मान होता है वो कितना होता है, तो क्यू बटे भी होता है। सी का जो मान होता है वो क्या होता है, क्यू बटे भी के बराबर होता है। संधारित्र का धारिता का जो मान होता है क्यू बटे भी के बराबर होता है। अब इसमें पूछा गया कि इस संधारित्र पर कुल आवेश का मान क्या होगा। तो आप खुद देख सकते हैं, क्यू टोटल अगर निकालते हैं तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक संधारित्र पर कुल आवेश का मान का बात करते हो तो कितना होता है, जीरो होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात करते हैं चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति का, जब चालक कोई होता है, चालकीय पदार्थ होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब तक इसको किसी सोर्स से नहीं जोड़ा जाता है तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन कोई इधर जाते रहेगा, कोई इधर जाते रहेगा, कोई इधर जाते रहेगा। मतलब इधर से उधर सबके सब क्या करते रहेगा, भागते रहेगा। कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। तो जितना भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना इसका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो इधर से उधर गति करते हुए नजर आता है। तो ये जब गति करता है तो गति करने के दौरान एक दूसरे से क्या होता है, टकराता है। तो टकरा के फिर से एक गति में क्या जाता है, गति में वृद्धि आता है। अब फिर से स्लो होते जाता है, फिर एक बार टकराता है तो फिर गति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो गति हमेशा क्या होते रहता है, इसका त्वरित होते रहता है। इलेक्ट्रॉन का गति क्या होते रहता है, त्वरित होते रहता है। तो इसी कारण से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, त्वरित हो जाएगा। समरूप वगैरह नहीं होता, एक समान से नहीं गति करता है, ठीक। मंदी मतलब होता है घटना, तो ये त्वरित होते रहता है, ना कि घटता है, ठीक। बार बार टकरा के फिर से त्वरित होते रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। झिक झक इसको गति भी हम लोग कहते हैं, जो इधर से उधर गति करता है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो वायु में स्थित स्थित इकाई धन आवेश को निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान पूछा हुआ है। जब यहाँ पर कौन सा इकाई धन आवेश है, इकाई धन आवेश मतलब क्या, +1 धन आवेश है।
और ये कहीं पर वायु में है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, एक गोलाकार सिस्टम, इसको घेर देंगे किसी भी घेराव से। जब इसको घेर देंगे तो इससे उत्पन्न होने वाले जो फ्लक्स का मान होता है, तो फ्लक्स का मान हम लोग गॉस परिमेय से पढ़ते हैं कुल आवेश। यहाँ पर क्या होता है, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, तो अगर यहाँ पर सिर्फ एक मात्रक यूनिट मात्रक धन आवेश है, तो Q का मान सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मैच करने के लिए देख सकते हैं, इस रूप में नहीं दिया हुआ है तो इसको एप्सिलॉन नॉट के पावर -1 लिख सकते हैं, इसलिए नीचे में तो उसके ऊपर में ऐसे लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये गॉस प्रमेय होता है, किसी भी बंद सतह के अंदर जितना भी कुल आवेश होता है बटे एप्सिलॉन नॉट करते तो उसका फ्लक्स का मान देता है। हम लोग बहुत बार पढ़ते आ रहे, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। विद्युत प्रवाह का मतलब होता है करंट, धारा। धारा का नाम से जानते नहीं, विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जिससे कि हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई एक विद्युत क्षेत्र है, अगर कोई विद्युत क्षेत्र E है और इसमें कोई आवेश Q को, और इसमें कोई आवेश Q को रख देते हैं, तो इस पर एक बल लगने लगता है, और उस बल का जो मान होता है Q इंटू E होता है। कैपिटल Q लिखे तो Q इंटू E होता है। तो E बराबर क्या लिख सकते हैं, F बटे Q भी लिख सकते हैं। तो यही चीज़ को बोला है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, ये फार्मूला भी ध्यान में रखना, ये फार्मूला भी पूछा जाता है। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ बात हो रहा है, आवेश के परिमाणीकरण दर्शाता है। जो आवेश का परिमाण होता है वो किसको दर्शाता है, तो हम लोग जानते हैं आवेश का जो परिमाणीकरण होता है वो क्वांटमीकरण एक सिद्धांत होता है। परिमाणीकरण मतलब क्वांटाइजेशन बोलते हैं। जो किसी भी तत्व पर, किसी भी कण पे जो आवेश होता है, उस आवेश को हम लोग किस प्रकार से दर्शाते हैं, उस आवेश को हम लोग किस प्रकार से दर्शाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए हुए हैं। तो इसके लिए बताया गया है कि हम लोग अगर चर्चा करते हैं, तो अगर कोई कण है, इस कण पे अगर कोई आवेश Q है, तो इस आवेश Q को क्वांटमीकरण से हम लोग कैसे दर्शाते हैं, Q इक्वल टू N इंटू E से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर यही है कि N यहाँ पर कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। ठीक है, अगर धन आवेश होगा तो धनात्मक होगा, अगर ऋण आवेश होगा तो ऋणात्मक N का मान होगा। बस यही ध्यान में रखना है, उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन अंदर गया है या कितना इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकला है, उसी पर डिपेंड करता है उसका आवेश। अब मान लो कि इससे अगर 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो इसमें जो आवेश होगा वो 10 इंटू E हो जाएगा। अगर माइनस यहाँ लगाएंगे इसलिए कि क्या है, इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, निकला है तो इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस पर धन आवेश आएगा तो प्लस में ही होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन निकलने से कण पर क्या उत्पन्न होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन अंदर जाने से क्या होता है, तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ये चीज़ भी चर्चा किए थे। किसी पदार्थ से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद इसके ऊपर जो आता है उस पर धन आवेश आता है, या किसी पदार्थ में एक बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाए तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए कि उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। ये सब चीज़ें हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब एक चीज़ और बताए थे कि अगर कोई पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न होता है, तो पहले जो पदार्थ था, मान लो कि इस पदार्थ का द्रव्यमान m था और इस पे धन आवेश उत्पन्न हुआ है, ये वाला पदार्थ पे क्या उत्पन्न हुआ है, धन आवेश उत्पन्न हुआ है,
तब इस कारण से जो पहले पदार्थ है उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, इसलिए कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तभी जाकर धन आवेश उत्पन्न हुआ है। अब वही बात करेंगे कि अगर इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है, तो ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आना, इसलिए इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, तो इसलिए इसका द्रव्यमान ज़्यादा हो जाता है। ये भी कॉन्सेप्ट, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। बात तो क्लियर है। क्वांटाइजेशन का सिद्धांत भी इसको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन निकला या जितना इलेक्ट्रॉन बाहर गया उसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुना कर देते तो वही उसके ऊपर कुल आवेश का मान निकल के आता है। इस पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा, कणों पर आवेश होता है, कणों पर जो आवेश होता है उसी को ये दर्शाता है बस, और इसमें से कुछ भी नहीं होता है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात की जाए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को बताता है। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश धन आवेश हमेशा क्या होता है, इससे इसका विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा इससे बाहर निकलता है। माइनस होता है तो इसके अंदर जाता है, इस बात को भी बताया गया है। माइनस होता है तो इसके अंदर जाता है, और प्लस होता है तो ये क्या होता है, बाहर की ओर दिशा होता है। अब अगर देखेंगे तो जो अगर शुरुआती दौर में देखेंगे तो शुरुआत में जो ये रेखाएं है पास पास होता है, शुरुआत में रेखाएं पास पास होने से कारण इसका विद्युत क्षेत्र का विद्युत शक्ति क्या होता है, अधिक रहता है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हैं, रेखाएं की दूरी बढ़ते जाता है, तो विद्युत शक्ति का मान क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो ये विद्युत शक्ति की भी जानकारी देता है। और दिशा का तो जानकारी देता है कि किस दिशा में जा रहे हो तो बताता ही है, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। आवेश की प्रकृति बताता है कि ये ऋणात्मक है, अगर बाहर की ओर निकल रहा है तो ये धनात्मक है, अगर ऋणात्मक होगा तो किधर जाता अंदर की ओर जाता। अगर अंदर की ओर आता तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये ऋणात्मक है, तो ये आवेश की प्रकृति की भी बताता है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो ये भी ऑप्शन सही है। इस तरह से इनमें से सभी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। में पूछा है कि निकेल जो है कौन सा है, अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। 3 प्रकार का चुंबकीय पदार्थ होता है इसमें, जो कि सबसे ज़्यादा ताकत जिसमें चुंबकीय क्षेत्र आसानी से उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, तो अणुचुंबकीय होता है, सॉरी लौह चुंबकीय होता है। ठीक, तो इसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो एग्जाम्पल आप लोग खुद याद रख सकते हैं। इसको शायद हम लिखवाए भी होंगे कि एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछा जाता है, फिर से एक बार लिखवा देते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं किसका, अणुचुंबकीय का, अणुचुंबकीय का बात करते हैं तो इसका उदाहरण जो होता है, इसका जो उदाहरण होता है, लोहा होता है, निकेल होता है, कोबाल्ट होता है। सारा एग्जाम्पल लिख ही देते जो जो इसमें है। गैडोलिनियम होता है, गैडोलिनियम होता है, और कुछ मिश्र धातु भी होता है, तथा मिश्र धातु भी होता है। ये सब चीज़ें ध्यान में होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रतिचुंबकीय का या अणुचुंबकीय का, पहले लिख देते हैं अणुचुंबकीय। अणुचुंबकीय का बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल जो होता है प्लेटिनम होगा, मैग्नीज होगा, प्लेडियम होगा, अस्मिनियम होगा, लौह लवण होता है। इसमें जितना भी लौह का लवण होता है वो इसमें आता है।
दोहरा ऑक्सीजन का गोल भी होता है, लेकिन इतना ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन भी होता है इसमें। ठीक है, अगला है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसमें आता है एंटीमनी, बिस्मथ, सोना, जल, अल्कोहल, हाइड्रोजन, हवा, हीलियम, हाइड्रोजन लिख दिए, हवा भी होता है हीलियम लिखे हैं, हीलियम हो गया। और बाकी जितना निष्क्रिय गैस होता है, बाकी जितना भी निष्क्रिय गैस होता है सब इसमें आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, इसलिए कि एग्जाम्पल यहाँ पर डायरेक्ट पूछा जा रहा है, एग्जाम्पल यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जा रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं इसमें निकल का पूछा है, तो निकल कौन सा है, तो ये अनुचुंबकीय है। निकल जो है वो कौन सा है, कुछ गलत लिख दिया है क्या, ये लौ चुंबकीय गया यहाँ पर, सॉरी, ये क्या है, तो ये लौ चुंबकीय है, लौ चुंबकीय, सभी को लिख लेना है इसको, लौ चुंबकीय पदार्थ का नाम है ये। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, निकल कौन सा हो गया, तो लौ चुंबकीय पदार्थ हो गया, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात की जाए चुंबकीय व्योमायोत्तर और भौगोलिक व्योमायोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, द्विपात का कोण। डायरेक्ट लिखवाया गया है, इसमें कुछ है ही नहीं। चुंबकीय व्योमायोत्तर और कौन, तो भौगोलिक व्योमायोत्तर, दोनों के बीच का कोण को हम लोग क्या कहते हैं, द्विपात का कोण कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमको पता है मान लेते हैं कि एक पृथ्वी है, अगर इस पृथ्वी का बात करते हैं, इसका जो नॉर्थ और साउथ देखेंगे तो पृथ्वी का नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है। लेकिन जो चुंबक होते हैं ना, तो चुंबक कुछ कोनों पर क्या होते हैं, झुके हुए रहते हैं। कहने का मतलब चुंबक का साउथ, हमको पता है जिधर नॉर्थ रहता है उधर चुंबक का साउथ होता है, तो चुंबक का साउथ यहाँ पे होता है, और चुंबक का जो पृथ्वी के अंदर चुंबक है उसका नॉर्थ यहाँ पे होता है। तो ये कुछ झुका हुआ रहता है, किससे, इसके जो भौगोलिक व्योमायोत्तर होता है, भौगोलिक व्योमायोत्तर मतलब इसका जो अक्ष होता है, इससे ये जो कुछ एंगल पर झुका हुआ रहता है चुंबक का, तो इसी के बीच का जो कोण बनता है ना, इसी के बीच का कोण को हम लोग क्या कहते हैं, दृक्पात का कोण कहते हैं, इसी के बीच के कोण को। तो चुंबक कुछ इस पृथ्वी के अंदर इस प्रकार से दर्शाया जाता है, और ये हो गया ओरिजिनल जो एक्सिस होता है किसका, नॉर्थ और साउथ का। तो दोनों के बीच का कुछ कोण बनता है, तो उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, दृक्पात का कोण कहते हैं। अगर बात करते, एक और आता है नति कोण। नति कोण क्या होता है, तो नति कोण बेसिकली मान लो पृथ्वी पर अगर जो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, पृथ्वी पर हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, जमीन के परत का कोई लाइन है, और जो वहाँ पे पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे कुछ कोण पे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, इसी के बीच का हॉरिजॉन्टल लाइन और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण होता है उसको हम नति कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, नति कोण कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र, ये किसका चुंबकीय क्षेत्र है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसको दो घटक में तोड़ते हैं, अगर इधर जोड़ तोड़ते हैं तो बी एच से दिखाते हैं इधर वाला को, इधर वाला को तोड़ते हैं तो उसको हम किससे दिखाते हैं, बी भी से दिखाते हैं, इसलिए वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक, तो बी 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 एच का मान सभी को पता है, इधर क्या आएगा, बी कॉस, कोण का मान क्या है, डेल्टा, डेल्टा से दिखा रहे हैं,
इधर बी का मान क्या आएगा, तो बी साइन डेल्टा हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों का मान होता है। अगर हम यहाँ से परिमाण का बात करते हैं तो बी का परिमाण हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बीच में जो रिजल्टेंट सदिश होता है उसका परिमाण कैसे लिखा जाता है, जो आर पर होता है तो बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी के स्क्वायर के ये बराबर लिख सकते हैं। कोण का बात करते हैं अगर, तो कोण को भी हम लोग कभी कभी पूछ देता है कॉस डेल्टा का मान, यहाँ पर डेल्टा जो है नति कोण है। ठीक, तो कॉस डेल्टा का मान कैसे लिख सकते थे, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे, इस त्रिभुज के अंदर इसको हम लोग क्या कहेंगे, बी भी कहेंगे, यहाँ पर बी एच है तो कॉस डेल्टा आधार होता है तो ये आधार कहलाएगा, कर्ण ये है तो आधार का मान हो गया बी एच, ये हो गया बी, तो कॉस डेल्टा का भी मान लिख सकते हैं, या टेन डेल्टा भी पूछा जाता है तो टेन का मान यहाँ पर ये हो गया लंब, बी एच बी भी क्या हो गया, लंब हो गया बटे बी एच हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों फार्मूला भी ध्यान में रखना, ये पूछ दिया जाता है ये सब सारे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात की जाए उभयोत्तर लेंस, उभयोत्तर लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, जो जिसका दिया हुआ है कि रेडियस कितना है, तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल दिया हुआ है, मतलब उसका क्या दिया हुआ है, तो अपवर्तनांक दिया हुआ 1.5 है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो ध्यान में सभी को होना चाहिए कि जब लेंस का अपवर्तन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक, लेंस का जो अपवर्तन की घटना होता है, और अपवर्तन की घटना के क्रम में एक फार्मूला हम लिखवाए थे, अपवर्तन का जो घटना होता है उसमें एक हम फार्मूला लिखवाए थे, वो फार्मूला ध्यान में होना चाहिए, तभी जाके हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं। बताया गया जब थिन लेंस से अपवर्तन का घटना होता है, जब थिन लेंस से अपवर्तन का घटना होता है तो उसके लिए फार्मूला क्या बताया गया था कि 1/f बराबर μ2 बटे μ1 माइनस 1 इंटू 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। ठीक, यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पे अगर दो लेंस रहता है, एक तरफ से ये और इसमें कुछ इसका जो चौड़ाई होता है, तो अगर इधर वाला लेंस, यहाँ पर ध्यान समझना है, अगर पहले ये वाला लेंस लेते हैं, ये वाला, तो इस वाला लेंस का ये वाला लेंस, इससे जो अपवर्तन की घटना होगा तो इसके त्रिज्या को हम लोग R1 माने थे, क्या माने थे, R1 माने थे, और ये वाला जो लेंस है, ये वाला सतह का लेंस है, इसके त्रिज्या को हम क्या माने थे, R2 माने थे। अब यहाँ पर बात कर रही R1 और R2 दोनों के दोनों क्या है, समान है, R1 और R2 का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब ऑब्वियस है कि ये लेंस जो है, इस लेंस का अपवर्तनांक दिया हुआ है, इस लेंस का अपवर्तनांक को हम लोग यहाँ पर क्या माने थे, μ2 माने थे, μ1 जो था बाहर का अपवर्तनांक था। अब बाहर का अपवर्तनांक यहाँ पर वायु मान के चल रहे, तो यहाँ पर μ1 का जो मान होगा वो 1 होगा, और μ2 का जो मान दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिज्या का। अब इसके लिए अगर बात करेंगे इस वाले सतह के लिए, जब इस वाले सतह के लिए बात करेंगे जो त्रिज्या का मान होगा, तो ये R1 का जो मान होगा ये पॉजिटिव होगा, इसलिए कि जब इस वाले सतह का अपवर्तन का बात करते हैं तो इस यहाँ पर एक्सिस बनेगा, इधर वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर वाला निगेटिव होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो R1 का मान पॉजिटिव लिखाएगा तो R1 का मान कितना लिखाएगा, 20 सेंटीमीटर लिखाएगा। ठीक है, अब जब इस वाले सतह से जब अपवर्तन की घटना होगा तो इधर वाला पार्ट निगेटिव होता है, इधर वाला पॉजिटिव होता है, तो R2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो R2 का मान क्या लिखाएगा, -20 सेंटीमीटर लिखाएगा। अब सबका मान इस तरह से यहाँ पर पता चल गया, तो सबका मान रख के हम f का मान निकालेंगे, तो 1/f बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 1.5/1 -1
बराबर 1/R1, तो 1/R1 का मान 20 हो गया। पहले से यहाँ माइनस है तो यहाँ पर फिर से एक माइनस आएगा, -20 लिखेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो 1/f बराबर ये 1.5 अगर 1.5 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। इधर हो जाएगा 1/20, ये प्लस में हो जाएगा 1/20, तो जोड़ के ये कितना, 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया, 1/20 आ गया। ये 1/f का मान है। हमको f का मान निकालना, दोनों तरफ पलटेंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये फार्मूला ध्यान में रखना है, इसी फार्मूला से क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर एक साल लगभग देखने को मिल जाता है, इसको ध्यान में रखना है फार्मूला, ठीक। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।